किसी भी किताब को जानने के लिए अगर आप उसका प्रीफेस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगी कि उस किताब की फिलॉसफी क्या है और उस किताब के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बात चल रही है प्रेम्बल की, प्रेम्बल का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर इन 3 शब्दों को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक वर्ड से। दोस्तों देखिए, डेमोक्रेसी जो है ये 2 तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लीजिए रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। देखिए, रेफरेंडम का मतलब क्या है? रेफरेंडम का मतलब है कि सरकार किसी भी प्रपोज लेजिस्लेशन को पब्लिक के सामने रखती है उनका ओपिनियन जानने के लिए। फर्ज कर लीजिए सरकार ने एक कानून बनाया कि हम अपने देश के नागरिकों को जिनकी उम्र 20 साल तक है उनको मुफ्त शिक्षा देंगे। अब सरकार ये लोगों से पूछना चाहती है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो सरकार ये कानून बनाएगी और पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में ये रख देगी और उनसे जवाब पूछा जाएगा हाँ या ना में। और अगर पब्लिक इसका जवाब हाँ दे देगी तो सरकार इस कानून को फिर ले आएगी। और एक और बात, रेफरेंडम के थ्रू जो भी ओपिनियन पब्लिक का गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है फिर वो गवर्नमेंट के लिए बाउंडेशन बन जाती है, गवर्नमेंट उसके बाद ना नहीं कर सकती। ये था रेफरेंडम। अब आ जाते हैं बात प्लेबिसाइट। दोस्तों देखिए, इतिहास में कई बार ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जहां पे काफी सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं और उन डिस्प्यूट से निकलने के लिए भी हमें पब्लिक का ओपिनियन जानना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपने सुना होगा कश्मीर के मुद्दे पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसीलिए यहां पे प्लेबिसाइट की बात होती है। अब देखिए, रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का अगर आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊं तो रेफरेंडम में एक प्रपोज लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताई गई है, मगर प्लेबिसाइट के लिए ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया गया। प्लेबिसाइट एक बेसिकली एक डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए यूज किया जाता है। अब आती बात इनिशिएटिव पे। देखिए, कई बार किसी देश की पब्लिक के मन में या बहुत सारी पब्लिक का एक ओपिनियन होता है कि भाई एक प्रकार का कानून बनना चाहिए। अब वो कानून अगर बनना चाहिए तो वो कानून बना के या उसका पूरा प्रपोज वो बिल बना के उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और वो फिर पार्लियामेंट को भेजा जाता है। आगे पार्लियामेंट उसको पास कर देती है और वो कानून बन जाता है। इसको इनिशिएटिव बोलते हैं। और लास्ट आपका आ जाता है रिकॉल। कई देशों में डेमोक्रेसी में एक प्रावधान है कि आपने अपने नुमाइंदे चुन के भेजे, वो नुमाइंदे अगर आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे तो आप राइट टू रिकॉल का यूज करके उनको वापस भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बताए। मगर इंडियन डेमोक्रेसी में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा मोड ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज इनडायरेक्ट, जहां पे एक लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है, देखिए, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो पॉलिसीज और एक्शंस लेता है, पॉलिसीज बनाते हैं और एक्शंस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जब भी कोई एक्शन लेगा या कोई पॉलिसी बनाएगा उसके लिए उसको पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस लेना बड़ा जरूरी है, स्पेशली लोकसभा का कॉन्फिडेंस उसको बड़ा जरूरी है। तो इस लाइन का मतलब यही है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेशन। ठीक है, अब जरा आगे आते हैं। प्रेम्बल में एक और वर्ड है रिपब्लिक। देखिए दोस्तों, रिपब्लिक शब्द को जानने के लिए आपको पहले मोनार्की को समझना पड़ेगा। मोनार्की क्या थी? राजा, राजे का बेटा राजा, उसका बेटा राजा। अब जो राजा बन रहा है और उसके बाद जो राजा बन रहा है, इसमें एक बड़ा बेसिक सा एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा कि राजे को राजा इसीलिए ही बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक स्पेशल परिवार में या स्पेशल फैमिली में जन्म ले रहा है, इसीलिए उसको राजा बनाया जा रहा है। इसको हेरिडिटरी रूल भी कहते हैं, है ना। मगर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज को शो करता है, यानी कि हमें रूल करने वाले को हम सिर्फ इसलिए रूल करने दे रहे हैं क्योंकि वो एक परिवार में पैदा हो रहा है।
और जो इंडियन प्रेम्बल में वर्ड यूज हुआ है दैट इज रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक को जो रूल करेगा वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा। पब्लिक को जो रूल करेगा वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा, चाहे डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, है ना। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट की एग्जांपल इसकी दी हुई है, जो हमें 5 साल के लिए रूल करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी उनको हम बोलते हैं यहाँ पे। अब इसके साथ आगे चलते हैं, प्रेम्बल में आगे शब्द देखते हैं। जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। जस्टिस 3 तरीके का है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। देखिए, जस्टिस का मतलब है न्याय, और न्याय आता है बराबरी से। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब, अगर राइट टू वोट हम एक इंसान को दे रहे हैं तो राइट टू वोट हमें दूसरे इंसान को भी देना पड़ेगा, और उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कास्ट, रिलीजन, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है तो दूसरा इंसान भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। दूसरा आ जाता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है सामाजिक न्याय। हमारे सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटेस्ट्रा, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज सोशल जस्टिस। सपोज कर लीजिए, अगर मोहल्ले में एक कुआं है, अगर उसमें से एक जाति पानी निकाल के पी रही है तो दूसरी जाति को भी अलाउ किया जाएगा। तो ये सोशल जस्टिस है, जहां पे सोशल इक्वालिटी भी रखी जा रही है और सामाजिक न्याय भी है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। अब दोस्तों बात आती है इकोनॉमिक जस्टिस की। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक जस्टिस में 2 चीजों का हमें बड़ा ध्यान रखना है। एक, समाज की जो आर्थिक बुनियाद होगी, या समाज अगर आर्थिकी इकोनॉमिकल वे में जब डेवलप होगा तो डेवलपमेंट सबकी बराबरी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं हुई और एक की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई, है ना। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके साथ एक बात याद रखिएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मैंने यहां पे बताया भी है कि विद इकोनॉमिक जस्टिस वी आल्सो हैव लिबर्टी। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस के साथ लिबर्टी का मतलब क्या है? अगर एक इंसान इकोनॉमिकली बड़ा ग्रो कर रहा है, देखिए हमारे संविधान ने उसको इकोनॉमिकली ग्रो करने की आजादी दी है, दैट इज लिबर्टी। अब अगर एक इंसान इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान का पैसा लूट के दूसरे को दे देंगे, बिकॉज जो अमीर जो पैसा कमा रहा है उसके पास लिबर्टी भी है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी बनानी है कि इकोनॉमिकली वो दोनों अपलिफ्ट कर सके। और अगर लिबर्टी के साथ साथ एक इंसान ग्रो ज्यादा कर जाता है, कोई ग्रो कम कर जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट एक का पैसा उठा के दूसरे को दे दे, ठीक है। ये इकोनॉमिक जस्टिस हो गया। आइए जरा बात करते हैं अब लिबर्टी की। देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल में दिया गया, दैट इज इट मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की कोई भी हरकत हो उसमें किसी भी तरीके की बाधाएं नहीं आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक इंसान तब तक इंटेलेक्चुअली या किसी भी तरीके से मेंटली फिजिकली डेवलप नहीं हो सकता जब तक उसको आजादी ना दी जाए। और अगर उसकी आजादी में हम बार बार बाधाएं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी इंडिविजुअल या उसकी पर्सनैलिटी में काफी डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए हमारे प्रेम्बल में लिबर्टी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। और एक और चीज जो इसके साथ है, इसके साथ साथ हमें हर किसी को बराबरी से अपॉर्चुनिटीज को अवेलेबल करवा के देना। मतलब सपोज कर लीजिए सेक्शन में सोसाइटी में अगर 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जितनी अपॉर्चुनिटीज मैं सेक्शन ए को दूंगा उतनी ही मेरे को सेक्शन बी की भी देनी है, ठीक है। तभी एक जस्टिस जो होगा वो क्रिएट होगा और लिबर्टी का जो मेन कैरेक्टर है वो मेंटेन होगा। ओके, नाउ द लास्ट वन इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब किसी भी प्रिविलेज की एब्सेंस। मैं एक इंसान को एक पद पे इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वो एक जाति से आता है, और ना ही दूसरे इंसान को इसलिए उस पद से वंचित रख सकता हूं क्योंकि वो भी एक जाति से आता है। हमें इक्वालिटी क्रिएट करनी है और किसी भी प्रिविलेज को हमने ध्यान में नहीं रखना, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रेम्बल मैंने कवर किया, पार्ट 2 था।
एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके साथ आपसे रुखसत लेता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।